मजेदार बात यह है ना कि हमारे देश में एक और चीज़ हो जाती है कि चलिए पीछे ही मामला सुलझा लेते हैं, थोड़ा लेन देन कर लेते हैं, तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ठीक है, इस पर और बात करेंगे। एक बड़ी खबर आई है, जो अपडेट आया है, हम जिक्र कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, उसको एक बार आपके सामने रख देते हैं। 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट आया है वो आपको बता दें 14.5% वोट हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस सूरत में हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि रफ्तार बढ़ रही है, बढ़ेगी, दिल्ली वालों से जब इतनी अपील हो रही है तो दिल्ली वाले बढ़ चढ़कर वोट जरूर डालेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसे आपको और बढ़ाना है और बढ़ चढ़कर वोट कीजिए। 14.5% जो है वोट हुआ है। 11 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अजय जी से अभी हम बात कर रहे थे। सुमित सिंघल जी, मैं एक बार फिर से कैंपेनिंग पर आना चाहूँगी। सर देखिए, मैं ये देख रही थी 2012 में बीजेपी के 18 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होती है और 17 में 5 की, और मैं देख रही हूँ कांग्रेस पार्टी के 26 प्रत्याशियों की 2012 में जमानत जब्त होती है और 17 में 92 की। अब मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ रेफरेंस देके, इस बार के इलेक्शन में, अच्छा एक और चीज़ रख देती हूँ, आम आदमी पार्टी क्योंकि 12 में तो नहीं लड़ी थी, 17 में लड़ी थी, तो उनके 38 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सिर्फ लड़ने के लिए लड़ा, ये कहा गया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अलग थलग पड़ गए। आज अजय माकन जी का सुबह सुबह स्टेटमेंट हमने देखा कि दिल्ली में ये मुद्दे हैं और शीला जी के काम का जिक्र करते हैं, फिर उस पे पार्टी की फेलियर भी हमने देखी है, विधानसभा में भी और एमसीडी में भी। अजय माकन जी भी आज नजर आए, ये भी अच्छी बात है, उन्होंने आए और बात की। लेकिन सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरा मूल सवाल होगा वो ये कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछले 10 सालों में उसका जो 40% वोट शेयर था वो 4 पर आ गया, और वही समस्या इन फाइटिंग, लीडरशिप का उलझा रहना, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी, कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, तो ये लगता है कि ये नजर आया इस बार भी कैंपेनिंग में, इस बार के लड़ने में। ये जो कांग्रेस की बात है, ये मैं ये मानता हूं कि पार्टी में एक तरीके से चर्निंग हो रही है, और वो चर्निंग में किसी को ये नहीं मालूम कि किस पक्ष में कहाँ जाना है और क्या आइडियोलॉजी फॉलो करनी है। क्योंकि पार्टी बड़ी है, इसलिए पार्टी जीवित है या पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी का अस्तित्व लोगों के बीच में उतना दिखता नहीं है, ना नैरेटिव सेट होता है। बात जैसे आपने कही है कि लोगों के बयान आए, तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा, जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है, उस नैरेटिव का एक परसेप्शन क्रिएट होता है आम जनता के दिमाग में। जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये कहा कि 2 करोड़ लोग हैं तो कूड़ा होगा ही, ये एक आउटलुक है जिसको बोलने का एक तरीका है। और वहीं एक दूसरी पार्टी ये कहती है कि हम ये घर घर से कूड़ा उठा करके इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है, अब जो जनता इसको एक्सेप्ट करती है। वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस उसको केवल ये कहती है, हाँ साहब ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे, हमारे नेता जो हैं इसको देख रहे हैं। मैं इसे इजी वर्ड्स में क्या ऐसे कहूं कि एक होती है उम्मीद वाली पॉलिटिक्स कि हम ये करेंगे, और एक होता है नेगेटिव पॉलिटिक्स। और जनता अब इतनी तो इंटेलिजेंट हो ही गई है कि हमें आगे क्या देखना है, हमें आगे क्या मिलने वाला है, वो उस पर वोट करती है, बजाय कि हर बात पे आप शिकायतें। अब जैसे ये आपने कहा कि कूड़ा होगा ही, अजी होगा तो आप एमसीडी में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका निस्तारण करें तरीके से। जब ये नेता चुनाव लड़ते हैं तब इनको मालूम नहीं होता है कि 2 करोड़ लोग हैं। सडनली 2 करोड़ लोग आ जाते हैं, या 1 करोड़ 46 लोग आ जाते हैं, या सडनली लोगों के घरों में कूड़ा हो जाता है, या 20 सालों से कूड़ा होता ही नहीं था, अब होने लग गया है। 15 साल से आपकी राजनीति चल रही थी, तब नहीं था। तो ये जो आउटलुक की बात है ना, ये आउटलुक बहुत मायने रखता है कि क्या पॉजिटिव नरेशन है या नेगेटिव नरेशन है, या एक्सेप्ट कर लेना कि साहब ये तो है ही है, अब ऐसे ही जीना है। लेकिन मैं, जैसे आपकी बात थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 14.5% का जो वोटिंग परसेंटेज है। तो एक बहुत बार इस बात पे भी आता है, और देखिए चुनाव हो रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स भी आ रहे हैं, जिसमें एमसीडी स्कूल्स भी हैं, और दिल्ली सरकार के भी स्कूलों को इस चुनाव में लिया गया है। तो ये भी मैं मानता हूं कि जब लोग चुनाव में जाते हैं और वोट डालते हैं, तो वो भी उनको समझ में आता है कि हम इस स्कूल में आए हैं, स्कूल की व्यवस्था क्या है, वो उसके वॉशरूम को, टॉयलेट्स को देखते हैं, कितना हाइजीनिक होता है। देखिए ये बहुत बात सुनने में ऐसा लगता है कि हम किस दिशा में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरत की बातें हैं। दिल्ली जिस तरीके से है, जिस व्यवस्था में है, ये पॉपुलेशन
कोई भी कितना भी कुछ कह ले, सारे अंक गणित ये कहते हैं पॉपुलेशन अभी तो और बढ़ेगी। तो यानी कि व्यवस्थाओं को और सुधारना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर आप लोगों को इसलिए दिए जाते हैं कि आप इस चीज को दृष्टिकोण में डालें, अपना एक विजन बनाएं और इंप्रूव करें। आपने ना क्योंकि कि ये स्कूल्स कहें का जिक्र किया सर, मैं देख रही जी। थी जो डाटा था, देखिए, और मैं इसे दो चीजों से जोड़ती हूँ सर। बजट दिल्ली सरकार का 75,800 करोड़ रुपए का 22-23 का, एमसीडी का 15,276 करोड़ रुपए का। अब देखिए, दिल्ली एमसीडी के कुल प्राइमरी स्कूल हैं 1,646 और 21-22 के मुताबिक कुल 8,71,000 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जो कि जिनका नाम दाखिल है। और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल है 1,043 और उनके मुताबिक 18,01,345 बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। अब जब मैं सिर्फ स्कूल की ही बात करूँ, अगर आप कंपैरिजन करेंगे और जो दिल्ली में रहते हैं सर, उनके सामने ही निगम का स्कूल है उसकी स्थिति और उनके सामने दिल्ली सरकार का स्कूल है उसकी स्थिति, तो ये बात अच्छी है कि कम से कम लोग सवाल करने लगे हैं कि स्कूलों का क्या है। नेताओं को अपनी पिच पर भी जनता लाई है कि भाई आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। आप मानते हैं इस चीज को? ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात की कि लोग जो प्लेटफॉर्म या पिच क्रिएट की है वो लोगों की पिच है। अब ये लोगों की पिच भी लोग नहीं क्रिएट करते हैं, ये भी नेता क्रिएट करते हैं। ये मैं इस बात से थोड़ा सा मतलब सहमत होते हुए भी थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करूंगा कि ये इतने वर्षों से हमारे भारत में बातों को किया जाता है कि साहब आपको घर भी दिया जाएगा, सुविधा दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन यानी कि एक कहावत है कि साहब आप किसी आदमी को फिशिंग करना सिखा देंगे तो उसको मछली लाके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कमा लेगा। तो एजुकेशन वो जरिया है जिस तरफ काम करना बहुत जरूरी है और तमाम सारे बजट्स में उस एजुकेशन को